आदरणीय प्राचार्य प्रकाश चंद जी अग्रवाल, यहाँ मंच पर मेरे साथ उपस्थित समस्त अधिष्ठातागण, भारतीय शिक्षण मंडल के विभिन्न पदाधिकारी जन जो मेरे साथ यहाँ पधारे हैं, इस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के आदरणीय प्राध्यापक वृंद और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, क्या छात्र शिक्षक, मैंने जानबूझ करके बैठ के प्रारंभ किया क्योंकि मैं आपसे भी कुछ भारतीयता, शिक्षा में भारतीयता का कुछ प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटेशन करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चुनौती मैं आपको दे रहा हूँ, कुर्सी पर बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। मैंने की है, इसलिए आप भी कर सकते हैं। Sit erect in the chair. Little difficult to do that, क्योंकि हमारे एक मित्र अधिकारी है, उन्होंने कहा कि चेयर मिलती तब है जब रीढ़ झुकती है। तो कुर्सी पर बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। दूसरा कठिन काम, आंखों को बंद कर लीजिए। दूसरों को देखा कितना कठिन है, आपस में बातचीत करनी पड़ी, पड़ोसी को पूछना पड़ा कैसे करते हैं, है ना। इसलिए तो मैंने आंखें बंद करने के बाद बातचीत हुई कि पड़ोसी को, अरे कैसे बंद करते हैं आंखें। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू लुक विद इन, टू लुक आउटसाइड इज सिंपल, बट एजुकेशन इज फ्रॉम विद इन टू विदाउट, नॉट फ्रॉम विदाउट टू विद इन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक विद इन टू स्टार्ट एजुकेशन। अंदर देखना पड़ेगा, तो इसलिए आंखें बंद कीजिए। अभी भी कुछ विद्वान छात्रों को आंखें बंद करना नहीं आता है, मैं सिखा देता हूँ। ऊपर की पलकों को नीचे की पलकों पर रखिए, आंखें बंद हो जाती हैं। चलिए, अब आप सीख ही गए होंगे, समझदार लोग हैं, अब बंद कर लीजिए। कुछ क्षण अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। फील योर ब्रीदिंग, ब्यूटीफुल कूल एयर एंटरिंग योर नॉस्ट्रिल। फील द टच ऑफ दैट एयर विद इन योर नॉस्ट्रिल्स, into the esophagus, into your lungs. Feel it completely. श्वास का पूरा स्पर्श अनुभव कीजिए। ठंडी हवा का नासिका के अंदर स्पर्श, श्वास नलिका से होते हुए फेफड़ों में। And feel the exhalation also, and feel the difference. प्रश्वास को बाहर छोड़ते समय हल्की सी गर्माहट का अनुभव कीजिए। Feel the little warmth in the exhalation. When you breathe out, there is a little warmth in your breath. श्वास में हल्की सी गर्माहट है, उसे महसूस कीजिए। गहरी श्वास को भीतर भर के और बाहर छोड़ते हुए we will chant प्रणव मंत्र ओम। आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेशन, एक बार प्रात्यक्षिक करता हूं। Just listen. Your eyes are closed, so listen carefully through your ears. अपने कानों से ध्यान से सुनिए। और फिर हम साथ में 3 बार करने वाले हैं। Inhale deeply and while exhaling, chant Om. If you are listening carefully, you must have heard 3 clear sounds. यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने अ से लेकर म तक की यात्रा, बीच में ओ का उच्चारण, ये तीनों स्वर ध्यान से सुने होंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को भी सीधा रखिए। श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हम किसी को। गर्दन को भी सीधा रखिए, गहरी श्वास को भरिए, बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए 3 बार।
फील द वाइब्रेशंस, स्पंदनों का अनुभव कीजिए। आपकी उपासना पद्धति क्या है, रिलीजन क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज प्योर साइंस, फील इट। फील द ब्यूटिफुल वाइब्रेशंस ऑफ प्रणव मंत्र ओम। दोनों हाथों को हल्के से नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। डू नॉट प्रेस, जस्ट जेंटली कीप देम टुगेदर। और मेरे पीछे पीछे मंत्र को दोहराने का, प्रार्थना को दोहराने का प्रयास कीजिए। से लाउडली, जितना जोर से बोलते हुए संस्कृत के वाइब्रेशन उतने अधिक असर करते हैं हृदय पर। डोंट वरी, किसी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया है, इसलिए व्हाट इज योर रिलीजन डज नॉट मैटर। यू आर प्रेइंग टू योर ओन गॉड। इसलिए इस प्रार्थना में किसी का नाम नहीं है, कोई देवी नहीं, कोई गणपति नहीं, कोई शिवजी नहीं, कोई विष्णु नहीं। ये अपने अंदर के अंतर्यामी को की गई प्रार्थना है। इट्स अ प्रेयर बिटवीन गुरु एंड शिष्य। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आगे झुकते हुए, मन में इस प्रार्थना को लेते हुए अपनी नासिका जब तक नमस्कार मुद्रा की उंगलियों से स्पर्श न हो उतना आगे झुकिए। बेंड फॉरवर्ड टिल योर नोज टचेस द फिंगर टिप्स। मन में प्रार्थना के भाव, हम दोनों साथ साथ आगे बढ़े। गुरु और शिष्य की प्रार्थना, इसलिए द्विवचन में है। हम दोनों का भरण पोषण, आहार, सभी प्रकार का आहार हमको बहुत अच्छा मिले। हमें वीरताए, वीर्य प्राप्त हो और हम तेजस्वी बने। लेट बोथ ऑफ अस बी ग्लोइंग, आलोकित हो। हमारा ज्ञान अधीतमस्तु, जो भी हम लर्निंग प्रोसेस करें, लेट दैट लर्निंग बी ग्लोरीफाइंग। और हमारा आपस में कभी भी द्वेष न हो। लेट अस नॉट हेट ईच अदर। धीरे धीरे ऊपर उठिए इस प्रार्थना के भाव को मन में लेकर के। धीरे धीरे ऊपर उठिए, दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलिए। अपने बंद आंखों का स्पर्श कीजिए। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। आंखें बंद है, बहुत धीमी गति से, स्लो मोशन। अंदर आते हुए प्रकाश को अनुभव करते हुए, फील द लाइट दैट एंटर्स एंड स्लोली ओपन योर आईज। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए, स्माइल एट फर्स्ट साइट। 3 मिनट भी नहीं लगे एंड द होल क्लास इज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग। अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैज बीन क्रिएटेड। सामूहिक मन तैयार हो गया अध्ययन के लिए। This is the most simplest of the exercise which I have taught, personally taught more than a few lakhs, say 45 lakh teachers, and many of them practice it every day in their class. क्लास के प्रारंभ में ये छोटा सा काम करते, 3 ओंकार। प्रार्थना करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो मत करो। ये प्रार्थना प्रत्येक शिक्षक को स्मरण दिलाती है कि he is also a student. As Radhakrishnan ji used to say, जो हमारे राष्ट्रपति भी बने, जिनके नाम से शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो कहते थे यदि आपकी कक्षा में 36 विद्यार्थी है तो यू आर द 37th स्टूडेंट।
टीचर्स को कहते थे। फर्स्ट नहीं कहा, 37th कहा। सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट वी आर एंगेज्ड इन। उसको संस्कृत में अधिगम कहते हैं। अधिगम, अधिगम इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम के दो भाग है, अधिअयन अधिआपन, अध्ययन अध्यापन। बोथ आर द प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टीचिंग बिकॉज आवर ऋषिज न्यू टीचिंग इज इम्पॉसिबल। आप तो टीचर बनने जा रहे हो और मैंने कह दिया टीचिंग इज इम्पॉसिबल। भारतीयकरण की शुरुआत यहां से होती। जो पश्चिम की पद्धति लेकर के हम चल रहे हैं उसमें वी थिंक दैट पुटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड into the brains of the student where he remembers, he or she remembers it, and then in the examination brings it out, recalls and reproduces and is evaluated on the basis of that. और इसको हम शिक्षा मान करके चल रहे हैं। बेसिकली शिक्षा ऐसी है ही नहीं, ये शिक्षा है ही नहीं। दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इवन इन टुडेज सिस्टम इन विच वी आर ट्राइंग टू पुट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, नेवर, इट कैन नेवर कम फ्रॉम आउटसाइड, इट कम्स फ्रॉम विद इन ओनली। इसलिए स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन आपको सिलेबस में भी होगी। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, कमिंग आउट, ब्लॉसमिंग, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, अनेक शब्द है। दैट इज एजुकेशन। इन फैक्ट इफ यू गो टू द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड एजुकेशन इटसेल्फ, एटिमोलॉजी किसको कहते हैं? वो शब्द कहां से बना। संस्कृत में तो सब इसी पर चलता है, संस्कृत का पूरा व्याकरण इसी पे चलता है। धातु कौन सा है, मूल क्या है। मैं तो अंग्रेजी को भी संस्कृत के तरीके से पढ़ता हूँ, इसलिए मेरी अंग्रेजी जल्दी ठीक हो गई। मैं मातृभाषा में पढ़ा, 12वीं तक अंग्रेजी नहीं आती थी। जब फर्स्ट ईयर में लॉ में एडमिशन लिया, पहला साल तो यही झिकझिक थी कि अंग्रेजी को कैसे टांग तोड़ी जाए। शत्रु की टांग तोड़नी होती है ना, तो अंग्रेजी सबसे बड़ा शत्रु था। आज भी 10वीं में फेल होने वाले बच्चों में 90% बच्चे या तो अंग्रेजी में या गणित में फेल होते। उससे बड़ा अंग्रेज तो शत्रु थे ही, आजकल विद्यार्थियों का अंग्रेजी शत्रु है बहुत बड़ा, इंग्लिश। एनईपी उसमें से बाहर निकाल रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज सेइंग यू कैन स्टडी विदाउट टचिंग इंग्लिश। एनीवे, हमको लॉ में तो अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ा, तो जब अंग्रेजी को मैंने मशक्कत की, सो आई डिड इट थ्रू दी सिमेंटिक्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार पर। इसलिए मैं अंग्रेजी के भी शब्दों के मूल में जाता हूं। तो एजुकेशन शब्द के मूल में गया, कहां से आया? तो एडुकेयर से आया। एडुकेयर का अर्थ क्या है? टू ओपन अप, खोलना। ढक्कन पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, ऊपर से कुछ चदरिया झीनी रे झीनी, कबीरदास जी ने कहा। अपने एक वक्ता ने कबीरदास जी को खूब याद किया। चदरिया झीनी रे झीनी, वो जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हटाना है। बहुत सुंदर कहा है ईशावास्य उपनिषद में, एजुकेशन की ब्यूटीफुल डेफिनेशन। वो ऋषि कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सूर्य को प्रार्थना कर रहा है। मेरे सूर्य नमस्कार के प्रति मेरी श्रद्धा को आपने बताया। मैं बचपन से 4 साल का था तब मेरी माँ सूर्य नमस्कार करती थी, उनको देख के मैंने सूर्य नमस्कार करना शुरू किया। और 35 साल के आयु तक प्रतिदिन 108 सूर्य नमस्कार करता था। अभी भी हमारे साथ यहाँ युवा कार्यकर्ता दिवाकर जी बैठे, ये लोग प्रतिदिन हमारे विस्तारक रोज 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। ये प्रार्थना सूर्य को की गई प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना है। एजुकेशन की डेफिनेशन है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपिहितम मुखम, द गोल्डन वेसल। हिरण्मयेन पात्रेण, द गोल्डन वेसल, उसने सत्य का मुख ढक रखा है। The truth, the knowledge is hidden behind this glow of the gold. अपने जीवन में पैसे के पीछे भागते भागते ज्ञान दूर छूट जाता है, उसको भी हम देख सकते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु नाम था उसका, क्योंकि सोने के पीछे भागता था।
हिरण्याक्ष नाम था, उसकी आंख पूरी सोने पे ही लगी रहती थी, इसलिए राक्षस था हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। और उसके गले में प्रहलाद ने जन्म लिया। अल्लाद, अल्लाद से भी प्रकर्षेण आह्लादती थी प्रहलाद। आह्लाद यानी आनंद होना, और जिसको और अधिक आनंद होता है वो प्रहलाद है। और वो प्रहलाद जब पैदा हुआ तो उसने पिताजी को नरसिंह के दर्शन करा दिए। इसलिए आनंद तभी आता है जब ज्ञान प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि हे हिरणमय सूर्य, हिरणमय पात्र से, इस ग्लो से, व्हाट इज ग्लिटरिंग आउटसाइड हैज हिडन द रियल ट्रूथ, सत्य को ढक रखा है। अपिहितम मुखम, उसका मुख ढका हुआ है। प्रार्थना कर रहा है वो ऋषि, तत्त्वम पूषण, हे पूषण, हे विश्व का पोषण करने वाले। पूषण, सूर्य के जो 13 नाम है सबका अपना अर्थ है। पूषण का अर्थ है पोषण करने वाला। कितना प्योर साइंस है। वॉट एवर यू ईट, द एनर्जी दैट कम्स इन दैट फूड इज बेसिकली फ्रॉम सन। वनस्पति ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अन्न में रूपांतरित किया, उसी को हम खाते हैं, उसी से प्राण शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण, विश्व का पोषण करने वाले। तत्वम अपावृणु, उस ढक्कन को तुम हटाओ, अपावृणु खोल दो, अनावृत करो। क्यों? ताकि मुझे सत्य धर्माय दृष्टये। हमारे एक वक्ता ने कहा कि धर्म की बात जब मैं करता हूं तब उन्होंने कुरान और गीता की, विवेक ने कहा था, विवेक नाम था तीसरे वक्ता ने। छात्र वक्ताओं में से तीसरे वक्ता ने कहा था कि वो पंडित कुरान पढ़े और भगवत गीता, ऐसा कुछ कुछ कहा था। धर्म का ये अर्थ है ही नहीं। दैट इज रिलीजन, दैट इज उपासना पद्धति। हिंदी में उसको मत, बांग्ला में मत बोलते हैं, संप्रदाय बोलते हैं, पंथ बोलते हैं। रिलीजन का अर्थ वो है, धर्म का अर्थ ये है ही नहीं। सत्य धर्माय दृष्टये। इसलिए जब धर्म सत्ता की बात आप में से 2 वक्ताओं ने की, दीपक कुमार ने और विवेक ने, यूट्यूब पे सुना होगा इंदुमती काटदरे को, इसलिए अच्छी बात अपने 4 सत्ताओं में से धर्म सत्ता की बात की। ब्यूटीफुल, यू शुड वर्क ऑन दैट। बट जब हम धर्म सत्ता, ये अर्थ सत्ता, राज सत्ता से ऊपर होनी चाहिए जब हम कह रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ड्यूटी। धर्म इज ड्यूटी। पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, राज धर्म। पिता का धर्म बोलने से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहे। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य की बात कर रहे हैं। सत्य धर्माय दृष्टये, ब्यूटीफुल। सत्य इज नॉलेज, सत्य इज रियलिटी बिहाइंड व्हाट एवर इज हैपनिंग। सत्य यानी जो है, नॉलेज, ज्ञान, और धर्म यानी उस ज्ञान पर आधारित आचरण। आज आप कहते हैं ना, नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, 3 चाहिए ना आपको। दैट बिहेवियर इज धर्म। स्किल एंड बिहेवियर कम्स इन धर्म। सत्य धर्माय दृष्टे, ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश के एजुकेशन का यही अर्थ है, अपावृणु। एडुकेयर मीन्स टू ओपन अप। जो ढका हुआ है, विच इज हिडन, शुड बी ओपनड अप, अनावृत करना। दैट इज रियल एजुकेशन फ्रॉम विद इन। इसलिए मैंने आपकी आंखें बंद करवाई। आज भी जब आप बाहर से अंदर डालने का प्रयास करते हो, बाहर से अंदर नहीं जाता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, मेरा प्रिय मतलब जीवन का अनुभव है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अपना याद आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सबने उसी प्रकार से सीखा है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा। अब मान लो शिक्षक बहुत इंटरेस्टिंग हो, मजेदार हो, दिलचस्प हो, शिक्षक अच्छा शिक्षक हो, अच्छा टीचर हो, तो सेब जो है, जो एप्पल जो है, वो न्यूटन के सिर पे गिरता है। फिजिक्स का टीचर बोरिंग होता है तो न्यूटन के सामने गिरता है। अब कहाँ गिरा था न्यूटन को पता, अपने को नहीं पता। बट फॉर ए 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट दीज 2 विजुअल्स आर टोटली डिफरेंट। छठी के बच्चे के लिए सिर पे सेब गिरना मजा आता है उसको। दैट विजुअल इज बेटर। दैट्स व्हाई बेटर टीचर विल क्रिएट अ बेटर विजुअल, एन इंटरेस्टिंग विजुअल। टीचर को अपने वचन से, उसके लिए उसको प्रवचन बोलते हैं, प्रकृष्ट वचन। जब आपका वचन ऐसा हो जाए कि आपके चेहरे के सामने चित्र खड़ा कर दे। अभी मैंने बोला दोनों चित्र खड़े हुए ना,
सिर पे गिरने वाला चित्र अलग है, सामने गिरने वाला अलग है। बोरिंग है सामने गिरने वाला। सिर पे गिरने वाले छठी के बच्चे को मजा, हाँ यार सिर पे गिरा। अब वो न्यूटन के साथ चला गया ना। आप सबने यही पढ़ा, मैंने भी यही पढ़ा। मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मतलब आज से 35 साल पहले की बात है, 35 ईयर्स बैक। और इतने अच्छे शिक्षक थे, तो हमारे शिक्षक का सिर पे ही गिरा था। आज भी 35 साल बाद नाम याद है, मतलब ही मस्ट हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ साइंस। बोक्शे सर थे नागपुर में, उन्होंने सिखाया और वो सिर पे गिरा। और फिर बोक्शे सर ने कहा, देन न्यूटन सोचने लगा, अपने अंदर गया, स्टार्टेड ब्रूडिंग ऑन इट कि ये सेव नीचे क्यों आता है। विवेकानंद ने भी यही उदाहरण देते हुए, एजुकेशन पुस्तक में है विवेकानंद की, विवेकानंद पूछते हैं, क्या न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताने से पहले सेव ऊपर जाते थे? पहले भी नीचे ही आते थे। तो न्यूटन ने कुछ नया थोड़ी बताया, हम सब लोग जो देखते थे। और न्यूटन से 2000 साल पहले पराशर ने बता रखा है, यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ में। कणाद ने वैशेषिक में लिखा। खैर कौन पहले कौन बाद में, उस झगड़े में मैं भारतीयता में उसमें नहीं पढ़ता हूं। वास्तविकता में हाउ द नॉलेज कम्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो ऑन्टोलॉजी है ना, जिसकी एपिस्टेमोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी को समझा ही नहीं है आज हमने। आज हम सिखा रहे, शिक्षक तैयार कर रहे हैं बीएड में, एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हैं, बट आर वी रियली एजुकेटर्स? हम बाहर निकाल रहे कि अंदर डाल रहे? सोचना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी रटा रटा करके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रटा रटा करके, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट और थर्ड तो फिर भी सरल है, थर्ड तो सबसे सरल है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो रटता ही नहीं है 10वीं के बच्चों को, क्योंकि उसमें वो मोमेंटम और क्या 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 झंझट है, समझता तो और नहीं है, रटता भी नहीं है। अंदर घुसेगा कैसे? क्योंकि हम प्रक्रिया ही उल्टी कर रहे हैं, अंदर घुसाना ही नहीं है, अंदर है पहले से। क्योंकि न्यूटन के पैदा होने से पहले भी सेव नीचे ही गिरते थे। और आपने भी 6ठी कक्षा में न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी सुनने से पहले चीजों को नीचे गिरते हुए देखा था, सबने देखा था। मेरे को आज भी याद है, जब बोक्शे सर ने वो घटना बताई तो मैंने बोक्शे सर पे विश्वास नहीं रखा। इतने अच्छे शिक्षक थे जिनका नाम 35 साल बाद याद है, मतलब हाउ मच आई मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टिंग, ऑनरिंग एंड लविंग हिम। ऐसे शिक्षक जिनसे मैं प्रेम करता था, आदर करता था उस समय भी, उसके बावजूद शिक्षक ने कहा इसलिए मैंने नहीं माना, मैंने न्यूटन ने कहा इसलिए भी नहीं माना। मुझे आज भी याद है 35 साल पहले की घटना। मेरे हाथ में पेंसिल का इरेजर रबड़ था, मैंने उस रबड़ को ऐसे ऊपर फेंका, कैच किया और अपने मन में सर्टिफाई किया, हाँ यार न्यूटन सही बोलता है। और मैंने ये घटना बताई और आपको अपनी घटना याद आई होगी। All of you did the same thing. The knowledge did not come from outside, neither from Newton nor from Bokshe sir. Knowledge was already within. Bokshe sir के कहानी सुनाने से अपावृणु हो गया, एडुकेयर हो गया, ढक्कन खुल गया और अंदर का नॉलेज बाहर आया। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्शनल चेंज, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 1835 और 2020, 1835 में जो शिक्षा पद्धति आई, जिसको हमारे विद्यार्थियों ने भी यहाँ से बोला, तीनों ने उसको संदर्भ दिया, जिसमें आज भी हम चल रहे हैं। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन एक्ट से भारत में आई थी, उस शिक्षा का शीर्षासन जो हो गया था 1835 में, शिक्षा का शीर्षासन हो गया, शिक्षा उल्टी हो गई। 2020 की एनईपी उसको सीधा करने का प्रयास कर रही है। दैट इज द पैराडाइम शिफ्ट, दैट इज द यू टर्न विच इज एम्बेडेड इन 2020। हमने वेस्ट कर दिए, सेनापति सर बैठे, उनको बुरा लगेगा लेकिन हमने वेस्ट कर दिया। 2005 के बाद एनसीएफ नहीं आई, 2015 में आनी चाहिए थी एनसीएफ। वी वेटेड फॉर एनईपी, नो रीजन वी वेटेड फॉर एनईपी। वी वेस्टेड द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स इंतजार करते हुए, क्योंकि हम शिक्षा के शीर्षासन से निकले हुए लोग हैं। उल्टी बुद्धि चलती है हमारी सबकी। इसलिए मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को बार बार कहता हूं, बिफोर डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बिफोर डीमेकोलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वी हैव टू डीकॉलोनाइज आवरसेल्व्स। हमारे मस्तिष्क का डीमेकोलाइजेशन करने की आवश्यकता है।
ये शीर्षासन ठीक करना पड़ेगा, ये दिशा ठीक करनी पड़ेगी, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। द होल पेडागॉजी विल चेंज, होल टेक्सोनॉमी विल चेंज। शिक्षा शास्त्र ही बदल जाएगा दिशा बदलती, और वो करना है। एनसीएफ के साथ आज वो बात चल रही है। अभी स्टेज पर बैठे बैठे, मैं क्षमा करना, मैडम बोल रही थी और मैं उठ करके पीछे गया क्योंकि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का फोन आया था। वी आर गोइंग टू सिट विद देम, एनसीएफ स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है, बिकॉज एनसीएफ इज मोस्ट क्रूशल। एनसीईआरटी ने एजुकेशन का सत्यानाश किया है भारत में, एजुकेशन का सत्य। आज एनसीईआरटी के सभा में बैठ करके, एनसीईआरटी सभागार में बैठ करके कह रहा हूं, हमने, मैकॉले ने जो सत्यानाश नहीं किया वो हमने स्वतंत्रता के बाद किया। इसलिए हम मैकॉले के बाप हैं भारतीय लोग, मैकॉले के पुत्र नहीं है। मैकॉले जितना नुकसान 1947 तक नहीं कर पाया था, पिछले 72-75 वर्षों में हमने किया शिक्षा का। वी कंसोलिडेटेड द रॉन्ग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। हमने गलत टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाई, और तब जब हमारे पास एक उन्नत परंपरा थी, क्योंकि हमको भारतीयता नहीं चाहिए थी, हम इतने विदेशियत के भूखे, क्योंकि जिस देश में स्वतंत्रता के बाद भी एडवर्टाइजमेंट में एक एडवर्टाइजर कहता है इंपोर्टेड, तो हमको गर्व होता है पहले इंपोर्टेड खरीदना। जिस देश की मानसिकता ये होना, वो देश स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी भी गुलाम है। जब हम गुलामी की दास्तां में ही जीना चाहते, विदेशियत ही हमारे अंदर भरी हुई है, एंड एजुकेशन हैज टू चेंज इट। इसलिए हमने कभी अपने अंदर जाकर के देखा नहीं। ये इतनी अद्भुत एजुकेशन की डेफिनेशन मैंने बताई, ईशावास्य उपनिषद में है, क्यों पार्ट नहीं है हमारे बीएड के सिलेबस में? तैतरीय उपनिषद में पूरा शिक्षावल्ली अनुवाक है। मैंने आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी की ना, ये रीढ़ की हड्डी सीधी करना इज पार्ट ऑफ पेडागॉजी इन भारत। शिक्षा मनुष्य के लिए है या पशु के लिए? हम पशु बनाना चाहते हैं कि मनुष्य बनाना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद का शब्द है मैन मेकिंग एजुकेशन। क्या मैन मेकिंग? व्हाट इज मैन मेकिंग? शारीरिक स्तर पर बताता हूं, दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है 90 डिग्री में परपेंडिकुलर। ऑल मैमल्स हैव गॉट वर्टिब्रल कॉलम, बट देयर वर्टिब्रल कॉलम इज पैरेलल टू ग्राउंड। कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, घोड़े का पैरेलल टू ग्राउंड होता है। थोड़ा सा सामने वाले दो पैरों को उठा के हाथ का उपयोग किया तो बंदर का झुका हुआ होता है, ऐसे होता है, चिंपांजी का, बंदर का। केवल मनुष्य है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ऊर्ध्वगामी रीढ़ की हड्डी सीधी रख सकता है। उसके अंदर से आपने पूरे ब्रेन का कनेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड है। आपने यदि छात्रों को रीढ़ की हड्डी सीधा करना नहीं सिखाया, तैतरीय उपनिषद कहता है एजुकेशन हैज नॉट स्टार्टेड। महाचमस्य नाम के ऋषि की गाथा है। महाचमस्य ने सप्तलोकों पर काम किया, मह पर काम किया। चमस का पुत्र था और मह पर काम किया, इसलिए उसका नाम महाचमस्य बना। तैतरीय उपनिषद में वो बताता है महाचमस्य ऋषि, रीढ़ की हड्डी सीधी करने से आपका कंसंट्रेशन अधिक होगा। मैं जो बताऊंगा आपको याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। रटना पड़ता है क्योंकि अंदर से बाहर नहीं निकाल रहे, बाहर से अंदर ठूसने का प्रयास कर रहे, और ठूसा नहीं जा सकता। मैंने 6 फिजिकल लक्षण, शारीरिक लक्षण मनुष्यता के 6 ढूंढे हैं, जो 6 बातें कोई प्राणी नहीं कर सकता। उसमें से एक रीढ़ की हड्डी सीधी करना है। मैन मेकिंग एजुकेशन इज दैट। आलती पालती मार करके कोई प्राणी नहीं बैठ सकता सुखासन में। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में आलती पालती मार के बैठने की बात, हमारे गुरु भी आलती पालती मार के बैठता था, स्टूडेंट भी। आज हम कुर्सी पर बैठते, सबके घुटने पर। हमारे दीप कोयराला जी गुरुकुल प्रकल्प के सह प्रमुख बेल्जियम में गुरुकुल लेते हैं। बड़े बड़े हीरा व्यापारियों के बच्चे, भारतीय बच्चे बेल्जियम में गुरुकुल में आते हैं। बोले पहले 2 महीने उनको नीचे बैठना सिखाने में चला गया। 10 साल के 12 साल के बच्चे के घुटने फोल्ड नहीं होते, नीचे नहीं बैठ सकते, पशु बन गए। जो आलती पालती मार करके नीचे नहीं बैठ सकता मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अलावा कोई आलती पालती मार करके नहीं। फिजिकली वी हैव टू डू दिस। भारतीयता, भारतीयता ये है, मनुष्यता लाना ये भारतीयता। सो
इसलिए अंदर से बाहर लाने को शिक्षा यदि हम कहते हैं, ये डेफिनेशन यदि एजुकेशन की हो गई, तो जो 4 बातें पांडा सर ने बताई वो चारों बातें बदल जाएगी, एम ऑफ एजुकेशन बदल जाएगा। इफ इट्स अ मैन मेकिंग एजुकेशन, द एम ऑफ एजुकेशन हैज कंप्लीटली चेंज। एनईपी ने नाम बदल दिया, एचआरडी से शिक्षा मंत्रालय फिर से बना दिया, बिकॉज द एम ऑफ एजुकेशन हैज टू चेंज। नौकर बनाना शिक्षा का एम नहीं है। एचआरडी इज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इज अ सोर्स, ह्यूमन इज नॉट ए रिसोर्स। सोर्स है, सोर्स को रिसोर्स बना दिया क्योंकि बाजार कहता है, मैनेजमेंट वाले कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स शब्द प्रयोग करते, उसको भी जैसे मनी है, मटेरियल है, मशीन है, वैसे चौथा एम मनुष्य बना दिया, मनुष्य बल। अरे काहे का मनुष्य बल, वो मनुष्य तो केंद्र में है जीवन के, ही इज द सोर्स। ये रिसोर्स है ना, लेकिन मेरा गला सोर्स है, ये सोर्स नहीं होगा तो ये रिसोर्स क्या कर लेगा? यहां से आवाज नहीं निकली तो कितना भी बड़ा माइक लगा दो, क्या हो जाएगा? आप इसी को रिसोर्स बना दोगे। जब इसको रिसोर्स बना देंगे तो फिर वो पैसा लेकर के भाषण देंगे। वो शिवखेड़ा जी 1 लाख रुपया लेते, उसके बिना जाते नहीं। रिसोर्स हो गया, सोर्स नहीं है। सोर्स होता है तो आइडियाज, इन्होंने कहा आइडियाज जनरेट करता है, मनुष्य आइडियाज जनरेट करता है। ये क्रिएटिविटी मनुष्य के अंदर है, पशुओं के अंदर नहीं है। वो बया सुंदर घोंसला बनाती है, बया का घोंसला देखा ना, इतना सुंदर होता है, पर साउथ अफ्रीका की बया हो या उड़ीसा की हो या महाराष्ट्र की, एक ही डिजाइन का बनाती है, क्योंकि इधर प्रोग्रामिंग है। मनुष्य जैसी क्रिएटिविटी नहीं है। मनुष्य के घोंसले देखो सब अलग अलग। वाई? बिकॉज वी डोंट इमिटेट, और हम पूरी एजुकेशन सिस्टम में इमिटेशन सिखा रहे हैं। सीबीएसई कहता है गणित में स्टेप्स के मार्क्स देंगे। अरे तुम पशु बना रहे हो, मनुष्य बना रहे हो। और भास्कर आचार्य अपनी बेटी लीलावती को, उसका ग्रंथ है लीलावती, दुनिया में मान्य है, एनसीईआरटी के कोर्स में नहीं है। हमारे डॉक्टर सुधाकर आगरकर, टीआईएफआर के साइंटिस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट, गणित और साइंस को सिखाने की नई मेथोडोलॉजी डेवलप की। महाराष्ट्र सरकार ने उनको स्वीकार किया, जापान ने उनको बुलाया, 7 दिन का वर्कशॉप लेकर के आए, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स एंड साइंस टू दी ग्रेड 8 ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। वहाँ की यूनिवर्सिटी में उनका 7 दिन का वर्कशॉप होने के बाद लास्ट दिन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने, वहाँ पर वाइस चांसलर नहीं होते, फिर वो शब्दों में जाते हैं ना, तो वाइस चांसलर इतना गंदा शब्द है, हमारा शब्द है कुलगुरु या कुलपति। कुलपति मैनेजर होता है, कुलगुरु इज द एकेडमिक हेड। हमने अंग्रेजों का शब्द ले लिया वाइस चांसलर। जाना इटिमोलॉजी में, डिक्शनरी निकालना, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी मिलेगी आपको इसके ऊपर, या केवल गूगल कर दो इटिमोलॉजी ऑफ चांसलर, आपको पता चलेगा वो शब्द चांसरी से बना। और चांसरी का अर्थ होता है तिजोरी, तिजोरी का चौकीदार जो होता है उसको चांसलर कहते हैं। इंग्लैंड की रानी का भारत में जो चौकीदार था वो चांसलर था, और उस चौकीदार का सह चौकीदार वाइस चांसलर, माननीय सह चौकीदार। जापान में नहीं कहते वाइस चांसलर, गुलामी नहीं रखी उन्होंने, स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजों की गुलामी नहीं है। शब्दावली क्यों बदलने की आवश्यकता है? भाव अलग है। अंग्रेजों का भाव ये था, हम राजा है, हम वहां से भारत में राज्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा चांसलर चौकीदार बैठा रखा है, उसका डेप्यूटी यूनिवर्सिटी में बैठा रखा है, ताकि हमारे लिए नौकर पैदा करना तेरा काम है। ध्यान रख, चौक हमारी तिजोरी है ये, उस पर ध्यान रख, और उसमें से ऐसे गुलाम निकाल जो अंग्रेजों की गुलामी करे। आज भी हम 75 साल बाद वही शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं। हमारे प्रयास से आज हरियाणा सरकार ने नियम बना दिया, कुलगुरु कहना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में तो कुलगुरु कहते ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने, उच्च शिक्षा मंत्रालय ने जीआर निकाल करके कह दिया कि आज के बाद कुलगुरु कहेंगे, शब्द बदलने पड़ेंगे। तो वो जापान का प्रेसिडेंट इनको टीआईएफआर से गए हुए भारत के वैज्ञानिक को जापानीज की एक पुस्तक देता है मोमेंटो के रूप में, और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता है, सर आपको दे रहा हूँ, आपकी किताब है, आपने तो बचपन से पढ़ी होगी, हम क्या करें, इसी से हम गणित सीखते हैं, आपकी बात आपको भेंट दे रहा हूँ। इन्होंने पूछा कौन सी पुस्तक है? उन्होंने कहा ये भास्कराचार्य की लिखी हुई लीलावती का जापानीज ट्रांसलेशन है। जापान के विश्वविद्यालयों में लीलावती के आधार पर गणित सिखाया जाता है। आज 2016 की घटना बता रहा हूँ मैं,
सुधाकर आगरकर जब मुझे मिलने नागपुर में आए तब कह रहे थे शर्म के मारे में पानी पानी हो गया, क्योंकि तब तक मैंने लीलावती का नाम भी नहीं सुना था। भारत में पैदा होकर के वापस आकर के उन्होंने लीलावती को पढ़ा और आज पूरा जीवन समर्पित, रिटायरमेंट के बाद अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा लगा करके एक संस्था स्थापित की और पूरा भास्कराचार्य का गणित प्रसारित करने में जीवन लगा दिया सुधाकर आगरकर। वो लीलावती हमारे एनसीईआरटी को नहीं पता, हमारे गणित सिखाने वालों को नहीं पता। जो दुनिया को पता है, जापान को पता है, फ्रांस को पता है, यूरोप में लीलावती गणित सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि वो मनुष्य निर्माण करने वाला गणित है। भास्कराचार्य लीनियर इक्वेशन को, जो साधारण समीकरण होता है, एक रेखीय समीकरण, उस लीनियर इक्वेशन को सुंदर श्लोकों में बताते हैं और कहते हैं कि लीलावती को कहते हैं कि मैं तेरे को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का और एक्स वाई का उपयोग किए बिना लीनियर गणित को सॉल्व करने की 11 पद्धतियां तुमको सिखाऊंगा। 11 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। शर्त केवल एक है। क्या शर्त है? शर्त वो रखते हैं 12वीं पद्धति तुमको खोजनी पड़ेगी। बेटी को कह रहे, दैट इज गणित, दैट इज मैथमेटिक्स, व्हेन यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, व्हेन यू थिंक डिफरेंटली। और हमारा सिलेबस कहता है स्टेप बाय स्टेप करो, गुलाम बनो, डोंट यूज योर ब्रेन, जो सिखाया वो करो। इसलिए ये शीर्षासन ठीक करने से मैंने शुरू किया अंदर से बाहर, इसलिए 3 ओंकार करवाए। ओंकार का वो बिटिया ने, मुस्कान ने बहुत सुंदर बात की, भगवाकरण। भगवाकरण कहते, मूर्ख लोग कहते भगवाकरण, अपने दुराग्रह के कारण कहते। इट इज सो साइंटिफिक। आप करके देखिए ना, कंठ से कौन सी आवाज निकलती है? सबसे पहले आवाज कौन सी निकलती है? यहां कंठ से। यहां कंठ से, आपके स्वरयंत्र के सबके निचले हिस्से से सबसे भारी आवाज। करके देखिए, आप करके देखिए, कोई आपकी उपासना पद्धति हो, दुनिया के किसी कोने में पैदा हुए मनुष्य हो, मनुष्य के स्वरयंत्र की सबसे भारी आवाज, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल के देखिए, करिए, आवाज कीजिए। और कोई आवाज ही नहीं निकल सकती, ही निकलेगी। इसलिए दुनिया की सब भाषाओं का प्रथम अक्षर अ है। ABCD में अ, रोमन में अल्फा बीटा में अ, और उर्दू में अलिफ बे अ से ही शुरू होता है। और अंतिम आवाज निकालिए होठ बंद करके, निकालिए, अ से म तक का सारा खेल है। और बीच वाले स्वरयंत्र की नली बना करके आवाज निकालिए, ऊ। तो आपका शरीर इस्लाम में पैदा हुआ कि क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ कि अफ्रीका में पैदा हुआ कि इंग्लैंड में पैदा हुआ, ये बदल जाएगा क्या? अ उ म। और अ उ म को इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा? तो ओम किसी रिलीजन से जुड़ा है क्या? इट इज अ साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का शास्त्र है। और वैदिक संस्कृत में शिक्षा शब्द का अर्थ उच्चारण स्पष्टता है, क्योंकि बिना उच्चारण के एक्सप्रेशन नहीं होता। बिना उच्चारण के आप एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। एंड टू मेक योर एक्सप्रेशन प्योर, शुद्ध करने के लिए, आपका शुद्ध हो जाए उच्चारण, इसके लिए आपके स्वरयंत्र का जो संस्कार किया जाता है उसको संस्कृत कहते हैं। सो द होल पेडागॉजी विल चेंज। आपका जैसा दृष्टिकोण बदल जाएगा कि एजुकेशन इज नॉट फ्रॉम विदाउट टू विद इन बट फ्रॉम विद इन टू विदाउट, आपका सिलेबस का तरीका बदल जाएगा। आपका पाठ्य का जो आप बनाते हैं ना लेसन प्लान, वो बदल जाएगा। आपकी क्लासरूम एक्टिविटी बदल जाएगी। वंस यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, भारतीयता है नहीं ये, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर, सिंपल साइंटिफिक नॉलेज रियलाइजेशन, ज्ञान के साथ और कोई शब्द प्रयोग नहीं होता। आजकल कंस्ट्रक्टिविज्म का बहुत बोलबाला चलता है और हिंदी में उसको ज्ञान रचनावाद कहते हैं। अरे ज्ञान की रचना नहीं होती भैया, ज्ञान तो है। न्यूटन ने ग्रेविटी की रचना की क्या? एक्सपीरियंस किया। उसके लिए शब्द है साक्षात्कार। ज्ञान का केवल साक्षात्कार होता है। नॉलेज कैन ओनली बी रियलाइज्ड
एक बार ये समझ जाओगे आपकी पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी बदल जाएगी। फिर आपका साइकोमोटर बदल जाएगा, फिर आपका कॉग्निटिव बदल जाएगा, फिर आपका अफेक्टिव बदल जाएगा, क्योंकि आप जीवन के इस सत्य को समझ रहे हैं कि ज्ञान का साक्षात्कार करना है। इट इज नाइदर टू बी क्रिएटेड नॉर टू बी गेन्ड नॉर टू बी इम्पार्टेड नॉर टू बी गिवन नॉर टू बी टेकन। कोई एक्शन नहीं लगता नॉलेज के साथ, ओनली वन एक्शन, नॉलेज कैन बी रियलाइज्ड। ज्ञान का केवल साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए मैंने कहा लर्निंग इज ओनली पॉसिबल, क्योंकि ज्ञान का साक्षात्कार होता है। ज्ञान का साक्षात्कार करवाया नहीं जा सकता, किया जा सकता है। इसलिए आजकल शब्दावली बदल गई, आजकल टीचर्स को फैसिलिटेटर कहने लगे। व्हाई फैसिलिटेटर? बिकॉज वी कैन ओनली फैसिलिटेट, वी कैनॉट क्रिएट। एक माली है, वो बीज के अंदर से पेड़ को खींच नहीं सकता। इट कैन ओनली क्रिएट एटमॉस्फेयर, पानी दे सकता है, खाद दे सकता है, वातावरण निर्मित कर सकता है। और जापान के किसान होंगे तो उसमें शास्त्रीय संगीत लगाएंगे अपनी खेती में, क्योंकि मसारू इमोटो ने उसके ऊपर प्रयोग किया। जो भारत की विद्या थी जापान में चली गई। हम लोग अपनी नहीं मानते, क्योंकि भारतीयता नहीं है ना। शिक्षा में भारतीयता नहीं तो बाकी किसी में नहीं आएगी। खेती में भारतीयता नहीं आएगी, आपके व्यापार में भारतीयता नहीं आएगी, आपकी राजनीति में भारतीयता नहीं आएगी, आपके इकोनॉमिक्स में भारतीयता नहीं आएगी, जब तक शिक्षा में भारतीयता नहीं आती। इसलिए मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को कहता हूं, जड़ का काम हमको दिया हुआ है। शिक्षा भारतीय हो जाएगी तो बाकी सब, न्याय व्यवस्था भारतीय हो जाएगी। अभी के जो रामन्ना जी जो सीजे है, चीफ जस्टिस है अभी भारत के, वो बार बार सब जगह जाकर के कह रहे न्याय शास्त्र का अध्ययन करवाइए, तब शिक्षा व्यवस्था, तब जस्टिस सिस्टम ठीक होगी। जुडिशियरी ठीक होने से पहले एजुकेशन ठीक होना पड़ेगा। बेसिस तो एजुकेशन। इसलिए दृष्टि बदलनी पड़ेगी। यह दृष्टि परिवर्तन भारतीयता है। इसी को मैंने नाम दिया, आज के शब्दावली में बोलना पड़ता है। उपनिषद समझ में आते नहीं, संस्कृत समझ में आता नहीं। बेचारे केवल जन्म से भारतीय है। मैकॉले ने कहा था चेहरे से भारतीय रहेंगे, अंदर से अंग्रेज हो जाएंगे। आंकड़े हिंदी में बोलूंगा तो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हर आंकड़े को अंग्रेजी में बोल रहा हूं साथ में। मैकॉले का स्वप्न हमने पूरा किया, एनसीईआरटी ने। मैकॉले नहीं कर पाया था। 1947 में केवल 18% शिक्षित लोग थे, साक्षर लोग। 18% लिटरेट थे 1947 में। अंग्रेजी जानने वाले तो उससे भी कम होंगे। आज हमने अपने घर घर में मैकॉले घुसा दिए। यह हमारी देन है, स्वतंत्र भारत की देन है। आजादी के अमृत महोत्सव पे विचार करना चाहिए इसके ऊपर, व्हाट वी हैव डन टू आवरसेल्व्स। और दुनिया में ये बहुभाषा की बात की ना दीपक ने, वो भाषा वाली है, मैडम ने भी मल्टीलिंगुअल बात की। ये केवल भारत की बात नहीं, सारी दुनिया में, दुनिया की टॉप 10 जीडीपी वाले कंट्रीज को लीजिए, जिनका जीडीपी, आर्थिक देखते हो ना आजकल आप, दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 ताइवान, नंबर 4 जापान, नंबर 5 फ्रांस, नंबर 6 भारत, नंबर 7 इंग्लैंड, फिर इटली। आप पूरे टॉप 10 जीडीपी ले लीजिए, केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मातृभाषा में नहीं पढ़ाता हायर एजुकेशन। बाकी दुनिया के सारे अमीर देश अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। इतना सा देश है लिंचेस्टाइन, भुवनेश्वर से कम पॉपुलेशन होगी, लेकिन वो अपनी भाषा में पढ़ाता है हायर एजुकेशन। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 40 लाख है, भुवनेश्वर जिले से कम होगी। इजराइल अपने सारे शिक्षा हिब्रू में देता है। इजराइल के आदमी को अंग्रेजी नहीं आती, और आज अकेला इजराइल हमने देखा था, वो अभी जो गल्फ वॉर हुआ था सीरिया से, उन्होंने पूरा का पूरा आयरन डोम बना लिया। टेक्नोलॉजी में आज वो इतने प्रगत हो गए कि 7 देशों के साथ एक साथ लड़ रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। चीन मातृभाषा में शिक्षा देता है, रशिया मातृभाषा में शिक्षा। और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे गरीब भिखारी देश देख लो, रवांडा, सोमालिया, नामीबिया, इथुआनिया, ऐसे सारे देश देख लो। उन सारे देशों में इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन है। तो मैं कहता हूं भिखारी बनना है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, अमीर बनना है तो मातृभाषा में पढ़ो। और मैं
सतयुग की, पुराणों की बात नहीं बता रहा हूं, आज की 2021 की बात बता रहा हूं। जो मातृभाषा में पढ़ रहे हैं वो दुनिया में सबसे आगे। कोरिया दुनिया में सर्वाधिक पेटेंट रजिस्टर करता है, इतना सा देश है साउथ कोरिया। रोज नॉर्थ कोरिया से लड़ाई होती है, वो किम जोंग रोज धमकी देते रहता है। ऐसे मरने के कगार पर जीने वाला साउथ कोरिया और उसकी शिक्षा व्यवस्था प्रति वर्ष दुनिया में सर्वाधिक पेटेंट रजिस्टर करवाती है, सर्वाधिक इनोवेशन। क्यों? क्योंकि उनकी सारी शिक्षा उनकी अपनी कोरियन भाषा में होती है। वो इसमें नहीं पढ़ाते, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते, हमने अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया। खैर एनईपी इसको बदलने की बात कर, इसलिए भारतीयकरण का अर्थ है। इसलिए मैंने दो शब्द, आज की भाषा के दो शब्द दिए, जिसको पंडा सर ने उस दिन सुना और आज आपके सामने उद्धृत भी किया। भारतीयकरण का अर्थ है इंटीग्रेटेड अप्रोच। भारतीयकरण का अर्थ है एकात्म जीवन दृष्टि, एकात्म विचार करना, भेद बुद्धि नहीं। फिर मैं प्रैक्टिकली, मैंने प्रैक्टिकल से शुरू किया, ओम के प्रैक्टिकल से शुरू किया था ना, फिर प्रैक्टिकली बताता हूं। ये मेरे हाथ में दो लेखनी है, 2 पेन्स। सामान्य प्रश्न 7वीं 8वीं कक्षा में होता है, कंपेयर दीज 2 पेन्स, इन दोनों लेखनियों की तुलना कीजिए। क्या विचार मन में आया? ये गोल्डन कलर का है, ये ग्रे कलर का है, ये दूसरी कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है। अरे मैंने भेद पूछे थे या तुलना करने को कहा था? आई आस्क्ड यू टू कंपेयर, बट अपने मन में केवल डिफरेंसेस आए। दिस इज द एजुकेशन दैट वी हैव गिवन। हम एकात्मता का विचार नहीं करते, हमारे मन में ये नहीं आया दोनों पेन है, दोनों लिखने का काम करते, दोनों मुकुल जी के, समानता नहीं मन में आई। कंपैरिजन में दोनों चाहिए ना, डिफरेंस भी चाहिए और समानता भी चाहिए, लेकिन समानता मन में आती ही नहीं, क्योंकि भेद करना ही सिखाया हमने। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम डिफरेंशिएशन सिखाती है। इसलिए समाज में, अभी परसों हमने संविधान दिवस मनाया, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में जिस समता की हम बात कर रहे हैं वो समता आ ही नहीं सकती जब तक कंपैरिजन के नाम पर हम भेद करेंगे। ये पेन की बात हुई, यही मनुष्यों के लिए करेंगे, यही भाषाओं के लिए करेंगे, यही जातियों के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे मन में एकात्मता नहीं है। द अंडरलाइंग यूनिटी or the underlying oneness behind all this diversity is not seen। ये एकात्मता का आधार है और इसको हमारे यहाँ नॉलेज कहा गया। ज्ञान की परिभाषा दी है उपनिषद में, बाह्य विविधता के अंतर्निहित एकत्व को जानना इज नॉलेज, और विविधता को पहचानना इज विज्ञान। ज्ञान यानी एकता को पहचानना, विज्ञान यानी विविधता को पहचानना। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन। और उसकी पूरी पैडागॉजी बनाई, उसके पूरा शिक्षण विधि बनाई, उसकी पूरा अधिगम बनाया, लर्निंग प्रोसेस बनाई, उसके पूरे लर्निंग आउटकम डिफाइन किए, अधिगम फलित डिफाइन किए। एवरीथिंग फ्रॉम फिजिकल टू इमोशनल, एट एवरी लेवल वी हैव इट। हमारे ऋषियों ने वो करके रखा है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहली बात, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना, इसलिए शीर्षासन ठीक करना, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। नंबर 2, इट हैज टू बी इंटीग्रेटिंग नॉट डिसइंटीग्रेटिंग, नॉट द रिडक्शनिस्ट अप्रोच बट द सिंथेसाइजिंग अप्रोच। खंड खंड दृष्टि नहीं, अखंड दृष्टि। एनईपी में आधुनिक भाषा में कर दिया हमने इसको। ये मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, ये जो हमने एनईपी में डाल दिया कि 9वीं से 12वीं में अब स्ट्रीम्स नहीं होगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अलग अलग नहीं होंगे, आप गणित के साथ म्यूजिक सीख सकोगे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। इसलिए भास्कराचार्य का लीलावती कविता में आप छंद सिखा सकते हो, आप उसमें से अनुष्टुप छंद सिखा दो, शार्दुल विक्रीडित सिखा दो, उपेंद्र व्रजा सिखा दो, जो साहित्य वाले बताते हैं, और उसके अंदर गणित भी है, उसके अंदर इतिहास भी है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उदाहरण देते समय कहते हैं कि चक्रव्यूह में घुसते हुए अभिमन्यु ने अपने तुंडीर में से इतने चंद्रमुखी बाण निकाले, 2 बाणों से कर्ण का ध्वज ध्वस्त किया, 4 बाण द्रोणाचार्य को मारे, 2 बाण दुशासन को मारे। कौन से नुकीले थे, कौन से चंद्रमुखी, 2 वेरिएबल डाल दिए उन्होंने महाभारत की कथा में, और 2 वेरिएबल डाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी।
आप कल्पना कीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दिया। आप कल्पना कीजिए क्या अद्भुत काव्य है, काव्य और गणित साथ में। बिकॉज नॉलेज इज इंटीग्रेटेड, नॉलेज इज नॉट डिसइंटीग्रेटेड, नॉलेज इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज। इसलिए भारत में जगदीश चंद्र बसु को विवेकानंद ये जागरण देते। जगदीश चंद्र बसु कहते मैं तो फिजिक्स का आदमी हूं। स्वामी विवेकानंद के साथ पेरिस में 15 दिन रहे थे जगदीश चंद्र बसु सन 1900 में, जब चेंज ऑफ शताब्दी के परिवर्तन में, चेंज ऑफ सेंटेनरी के ऊपर सन 1900 में फ्रांस में विश्व का और वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस। उसका कीनोट एड्रेस स्वामी विवेकानंद ने दिया। हम में से कितनों को पता है? हम तो विवेकानंद को धार्मिक नेता, स्पिरिचुअल नेता मानते। आइंस्टाइन और टेस्ला विवेकानंद से सीखते थे। हेजनबर्ग प्रिंसिपल पता है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। न्यूटन के क्लासिकल मैकेनिक्स को हेजनबर्ग ने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल पे काम नहीं करता है। जब आप अणु से नीचे वाले कणों में जाओगे तो आप स्थिति और गति दोनों नहीं बता सकते। अभी आपका जो गूगल मैप काम करता है वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। हम आ रहे थे मंदिर से, लिंगेश्वर मंदिर से, तो वहाँ से हमको उसने बताया 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि उसने गणित लगाया, इतना डिस्टेंस है, इतना ट्रैफिक है, इतना स्पीड होगा। दैट इज सिंपल लॉ ऑफ मोशन। लेकिन एक पार्टिकल को यदि लिंगेश्वर से आना होता तो गूगल मैप नहीं बता सकता था, क्योंकि पार्टिकल की या तो स्थिति बता सकते या गति बता सकते, दोनों नहीं बता सकते। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स उस पर आधारित डेवलप हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स पूरा उस पर आधारित डेवलप हुआ। हेजनबर्ग ने ये पेपर लिख दिया था। उस पेपर लिखने के बाद 2 साल उसको पब्लिश करने की हिम्मत नहीं हुई हेजनबर्ग की। मैं नहीं कह रहा हूं, हेजनबर्ग खुद कह रहा है। फ्रिट्जॉफ कापरा को दिए हुए इंटरव्यू में हेजनबर्ग कहता है, आई डिड नॉट डेयर टू पब्लिश इट बिकॉज आई वुड हैव बीन कॉल्ड अ क्रेजी मैन। मेरे को वैज्ञानिक कहते पागल हो गया, क्या बात कर रहा है। स्थिति और गति बता सकते हैं, और स्थिति गति बता करके ही भविष्य बता सकते हैं कि इतने देर में पहुंच जाएगा। बोले नहीं, पार्टिकल का नहीं बता सकते, हेजनबर्ग कह रहा है। और हेजनबर्ग की उस बात को वो पेपर पब्लिश नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो खुद डर रहा है कि ये वैज्ञानिक मेरे को मार डालेंगे और मेरी बात मानेंगे नहीं। 1929 में हेजनबर्ग बता रहा है, 1929, फिर जिनको 29 नहीं समझ में आया उनके लिए, 1929 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर नहीं, अंग्रेजों को ठाकुर बोलना नहीं आता था तो टैगोर बोल दिया उन्होंने। अब बंगाली लोग बैठे होंगे, कोई टैगोर है, होता है कोई बंगला में कोई अर्थ है टैगोर का? ठाकुर है वो, अंग्रेजों को ठाकुर बोलना नहीं आता था, उन्होंने टैगोर बोल दिया। हम ऐसे गुलाम है कि आज तक टैगोर बोलते गुरुदेव को। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1929 में हेजनबर्ग को शांति निकेतन बुलाया, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए, आराम करने के लिए। 7 दिन विश्व भारती में आकर के रहा हेजनबर्ग। फ्रिट्जॉफ कापरा को कहता है 7 दिन मैंने उपनिषदों की आइडियाज गुरुदेव के साथ में डिस्कस की, और गुरुदेव ने जब मेरे को उपनिषद की आइडियाज डिस्कस की तब मेरे को समझ में आया देयर आर मोर क्रेजियर पीपल इन द वर्ल्ड, सो आई डेयर्ड टू पब्लिश माय पेपर ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आना चाहिए कि नहीं हमारे सिलेबस में, कंटेंट में? वैशेषिक नहीं आएगा, फिजिक्स सिखा रहे हो। और वैशेषिक में 3 लॉज ऑफ मोशन नहीं है। वैशेषिक कणाद के वैशेषिक, उनका नाम ही कणाद, उस ऋषि का नाम कणाद है। कणाद नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने कण पर काम किया, कण, सब एटॉमिक पार्टिकल पर। आधुनिक कालखंड के, वो भी मूर्खता है, आधुनिक कालखंड से भी 900 साल हो गए उनको। मेरे हिसाब से तो 2500 साल हो गए जो भारतीय कालगणना है। लेकिन चलो आधुनिक वालों की भी मान ली तो 900 साल हो गए, तो भी न्यूटन के 600 साल पहले, 400 साल पहले वैशेषिक ने 6 नियम दिए मोशन के, 6 लॉज ऑफ मोशन, नॉट 3। और उनके 6 लॉज ऑफ मोशन यदि आप पढ़ोगे तो हेजनबर्ग प्रिंसिपल का सॉल्यूशन मिलता है। वो 3 बाहर कैसे काम करता है और 3 अंदर काम कर सकता है, ये वैशेषिक ने 900 वर्ष पहले बता दिया था आधुनिक कालगणना पर। लेकिन वैशेषिक की पुस्तक अमेरिका में पढ़ा देते हैं, फिजिक्स ऑफ वैशेषिका, भारत में नहीं पढ़ाई जाती। भारतीयता है नहीं ना, हम लाना नहीं चाहते भारतीयता।
क्योंकि भारतीयता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, भारतीयता आ जाएगी तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। जगदीश चंद्र बसु को स्वामी विवेकानंद ने कहा, उपनिषद टेस्ला ने लिखा है, टेस्ला ने अपने पेपर में लिखा है, निकोला टेस्ला ने अपने पेपर में लिखा, मिस्टर कानंद KNAND, उसको लगा VIVE इनका नाम है और KNAND इनका सरनेम है, तो विवेकानंद को उसने दो में बांटा। और निकोला टेस्ला ने अपने पेपर में लिखा, मिस्टर कानंद told me the principles of Upanishad which explained how the matter can be converted into energy। ये पेपर निकोला टेस्ला ने लिखा है 1889-90 में, 1890-1891 में, सॉरी 1897 में, 1897-98 में। उसके 8 साल बाद आइंस्टाइन इज इक्वल टू MC स्क्वायर बताता है, और आइंस्टाइन इज इक्वल टू MC स्क्वायर में निकोला टेस्ला के इस पेपर को साइट करता है, जिस पेपर में निकोला टेस्ला विवेकानंद जी का कोटेशन देता है। तो इज इक्वल टू MC स्क्वायर का आइडिया आइंस्टाइन को देने वाले विवेकानंद। और यह बात जब उन्होंने जगदीश चंद्र बसु से डिस्कस की, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो उन्होंने कहा निकोला टेस्ला इस पर काम कर रहा है, तो जगदीश बसु ने कहा मैं करता हूं। बोले नहीं, अब वो कर रहा है तो तू क्यों करता है, तेरे को दूसरा काम देता हूं। बोले क्या दूसरा काम है? बोले दूसरा काम ये है कि प्रश्नोपनिषद कहता है, प्राणसेदम वशेत सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, सारे विश्व में जो कुछ भी है उसमें प्राण है, एवरीथिंग हैज गॉट लाइफ। अभी तो पश्चिम केवल प्राणियों में, एनिमल तक मानता है कि प्राण है, वनस्पति में नहीं मानता, तू इसको प्रूव कर दे। जगदीश चंद्र बसु की पहली रिएक्शन थी, आई एम ए फिजिसिस्ट, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, यू आर गिविंग मी ए सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। डिसइंटीग्रेशन, स्पेशलाइजेशन, रिडक्शनिज्म, वेस्टर्न कंसेप्ट, खंड खंड तोड़ तोड़ करके। स्वामी जी ने कहा, अरे भाई, जो नीचे जड़ों में से पानी लेता है, वो जो साइफन की टेक्निक है वो तो फिजिक्स ही है ना, तो बॉटनी और फिजिक्स कहाँ अलग हुआ भाई? जड़ों से पानी कैसे आता है? एडेसिव और कोहेसिव फोर्स ऐसे काम करते हैं। पंपिंग कैसे होता है? अरे वो तो फिजिक्स ही है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो है, ये भारत है। भारतीयता इन एजुकेशन इज दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच। इसलिए जगदीश चंद्र बसु सिद्ध करते हैं कि वनस्पति में प्राण है। एंड द नेक्स्ट स्टेज उनकी ये थी कि वो मेटल में प्राण को सिद्ध कर रहे थे। जगदीश चंद्र बसु की जब डेथ हुई है, उस समय जो उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो मेटल पे चल रहे थे। इसलिए आज भी ये आपका RCC बीम बना है ना, इस RCC बीम में कौन सा लोहा लगाना, कितना लोहा लगाना, सिविल इंजीनियर जिस आधार पर तय करते हैं, उसका सिद्धांत जगदीश चंद्र बसु का दिया हुआ है, मेटल फटीग। उन्होंने सिद्ध किया कि धातु भी थकते हैं, लोहा जिंदगी भर नहीं रहता, उसका मेटल फटीग होता है। आप गूगल कीजिए मेटल फटीग, तो आपको पता चलेगा, जगदीश चंद्र बसु का पेपर है, उनका पेटेंट है उसके ऊपर, मेटल फटीग पे। उन्होंने सिद्ध किया धातु में भी प्राण होता है, इसलिए तो थकता है ना, जैसे मनुष्य थकता है धातु थकता है। इतना ही नहीं, आगे चल के उन्होंने ये प्रयोग भी रॉयल सोसाइटी लंदन में करके दिखाया था, पोटेशियम साइनाइड का आयरन फेरस के ऊपर परिणाम। लोहे की छड़ी के ऊपर उन्होंने पोटेशियम साइनाइड डाल करके कहा, लोहे को पता चलता है कि विष है और लोहा कांपने लगता है। जगदीश चंद्र बसु ने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया। यह विवेकानंद ने दृष्टि दी थी। ये इंटीग्रेटिव अप्रोच इज भारतीय था। इसलिए गुरुकुलों में अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते, अलग अलग विषय नहीं होते, गुरुकुल में समग्र ज्ञान होता है। गुरुकुल की परीक्षा बहुत मजेदार होती है। दीक्षांत से पहले गुरुकुल की परीक्षा कैसे होती है? गुरु शिष्य को ले जाता है अपने गुरुकुल में जो सबसे ऊंचा भवन होगा या टीला होगा, कुछ भी ऐसी जगह जहां से पूरा क्षितिज दूर दूर तक दिखाई दे, और वहां खड़े होकर के गुरु एक प्रश्न पूछता है। कितना फंटास्टिक, नो सेमेस्टर, नो सेशंस, नो प्रैक्टिकल, नथिंग, एक वन सिंगल क्वेश्चन एग्जामिनेशन। गुरु शिष्य को पूछता है, चारों तरफ देख, क्षितिज तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, क्या उसका समग्र ज्ञान तुझे हो गया है? और शिष्य कहता हाँ। तो बोलता है, अब तू ग्रेजुएट, स्नातक होने के लायक हो गया, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। पेड़ पौधे दिख रहे तो तेरे को उसका सब पता होना चाहिए, घर दिख रहे तो आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, जो कुछ भी सृष्टि में समग्र ज्ञान 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि पास फेल नहीं होता,
अधिगम फलित को पार करने से आगे जाता है। कक्षा नहीं होती गुरुकुल में, देर आर नो स्टैंडर्ड्स। मैंने अभी एनसीएफ को लिख करके दिया है, आज की भाषा में लिख करके दिया उनको। मैंने उनको कहा लिख करके दिया, कस्तूरी रंगन जी उसी पर चर्चा करना चाहते, मैंने उनको लिख करके दिया फ्लेक्सिबल प्रमोशन एंड रिटेंशन पॉलिसी। एक बच्चा गणित में अच्छा है तो 1 वर्ष में, आज की भाषा में समझे इसलिए बता रहा हूं, 4 साल का गणित सीख ले, क्या फर्क पड़ता है। और उस वही बच्चा दूसरे किसी विषय में, भाषा में कमजोर है तो 4 साल तक उसी क्लास में बैठ करके पढ़े ना, क्या दिक्कत है। सारे के सारे सब्जेक्ट में 35% नॉलेज से ऊपर बैठा दो, क्या मूर्खता है। 65% तो आ नहीं रहा उसको, और आप उसको अगली कक्षा में बैठा रहे हो, अगला क्या आएगा, पिछला ही नहीं आ रहा। तो गुरुकुलों में कक्षा होती नहीं, पर नेक्स्ट स्टेज ऑफ अधिगम, लर्निंग के नेक्स्ट स्टेज पे आप तब जा सकते हो जब पहले स्टेज को सिखाने लायक हो जाओ। मतलब आज की भाषा में सिखाना है तो 6ठी की कक्षा को जो सिखा सकता है वो 7वीं में जा सकता है, पर 6ठी 7वीं होता ही नहीं, उस सब्जेक्ट के नॉलेज से आगे बढ़ता है अधिगम से। आज फिनलैंड ने ये कर दिया। अब मैं गुरुकुल बताता हूं तो आपको लगता है ये फिर भगवाकरण की बात कर रहे हैं, धोती पहना हुआ आदमी तो यही बात करेगा। इसलिए मैं आज के आईएएस अधिकारियों को समझाने के लिए कहता हूं, मूर्खों को समझाने के लिए ऐसे उदाहरण देने पड़ते, उनको विज्ञान समझ में नहीं आता, वो तो अनुकरण जानते हैं, वो तो शाहरुख खान को देख करके उसके जैसे फैशन बनाने वाले लोग हैं ना। अनुकरण जो करता है वो पशु होता है, मैंने पहले ही बताया। मनुष्य अनुकरण नहीं करता क्योंकि उसको कर्म का स्वातंत्र्य है, वो क्रिएटिविटी करता है। मेरा बहुत सिंपल और सरल समझ में आने वाला उदाहरण है, कुत्ते को पत्थर मारो क्या करेगा, या तो काटेगा या भौंकेगा या भागेगा। चौथा ऑप्शन बताओ। कुत्ते के पास चौथा ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू नहीं बनता। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन चाहिए ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। कुत्ते के सामने मल्टीपल चॉइस नहीं है, लिमिटेड चॉइस है। या तो भौंकेगा, आइदर इट विल बार्क और बाइट और रन अवे, देयर इज नो 4th ऑप्शन फॉर ए डॉग। मनुष्य को पत्थर मारो क्या करेगा बताओ, किसी दूसरे का छोड़ो, अपना ही बताओ। आपको किसी ने पत्थर मारा क्या करोगे। आप मुझे उल्टा 4 प्रश्न पूछोगे, मारने वाला स्लैश वाली कौन है। फर्क पड़ता है सर। रिएक्शन पे फर्क पड़ता है कि नहीं। मारने वाला कौन है, मारने वाले का उद्देश्य क्या था, जब मारा तब मेरा मूड क्या था, और ये सारी बातें बता देने के बाद भी गारंटी से नहीं बता सकते कि आप क्या करोगे, बिकॉज यू डू नॉट ओनली हैव मल्टीपल चॉइस, यू हैव गॉट इन्फिनिट चॉइस टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, और टू एक्ट डिफरेंटली। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, 2 साल बाद बदला लेंगे, 200 साल बाद बदला लेंगे। मनुष्य को स्वातंत्र है, दैट्स व्हाई यू डोंट इमिटेट, दोज हु इमिटेट आर नॉट ह्यूमन। मैं पूछता हूं, ये बोरिया क्यों पहनते हो, ये नीले रंग की बोरिया पहनते हो ना आप। अब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, उस कपड़े का नाम ही वो है, वो कपड़े को टाट कहते हैं, जीन्स जिसको कहते हैं ना उसको बोरी कहते हैं हिंदी में। और उसका एक ही काम है, वो बनी किस लिए, वो बनी है पोछा मारने के लिए। करके देखना आप, घर में पोछा मार के देखना, उससे बढ़िया पोछा किसी चीज से नहीं मार सकते। लेकिन सारे विद्वान लोग पहनते हैं खुद के दिमाग पे पोछा मार के। क्यों पहनते हैं, फैशन है। फैशन क्या होता है, इमिटेशन। मनुष्य होगा तो नहीं करेगा, मनुष्य होगा तो सोचेगा मैं क्या पहन रहा हूं। अब मेरी धोती देखो कितनी ग्रेसफुल दिखती है, मैं खुद की है इसलिए नहीं बता रहा हूं, मेरे को इतना कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मेरे को पूछते हैं सिलाई हुए, अरे मैंने कहा भगवान भले करे, धोती बांधी जाती है, सिलाई नहीं जाती। लोग कहते इतनी बढ़िया धोती, मैंने कहा भारत के लिए इससे बढ़िया एयर कंडीशन क्या वस्त्र होगा। वो नीली बोरी पहने वाले नीचे बैठ नहीं सकते, वो नीली बोरी पहने वाले नीचे बैठ के दिखा दे, बैठ नहीं सकते। मैं पूरा हनुमंतासन कर सकता हूँ, पूरा 180 डिग्री में पैर फैला सकता हूँ मैं यहाँ पर धोती पहन करके, और खुलेगी नहीं।
भारत में इस पर भी काम किया वेशभूषा पे, इट्स मोस्ट साइंटिफिक। आज हम सब लोग अंग्रेजों का इमिटेशन करके कंठ लंगोट लगा करके बैठते हैं। कंठ लंगोट पता है ना? जिनको पता नहीं होता लंगोट कहां बांधना है, इधर बांध देते हैं। इमिटेशन, इमिटेशन भारतीयता नहीं, इमिटेशन मनुष्यता भी नहीं है। इसलिए क्रिएटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटिव अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, समग्रता, एकात्मता, वैज्ञानिकता इज इक्वल टू भारतीयता। रियल साइंस, रियल इंटीग्रेशन, रियल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इसलिए कहा ना, एक गुरु कह करके होता है, जो देख रहे हैं देखो, बता तेरे को आता है कि नहीं। और गुरु में भी ताकत है। बच्चा उलट करके कहते हैं सर वो एक दिख रहा है ना, उसके बारे में नहीं पता, तो बच्चा टीचर बता देगा। गूगल की जरूरत नहीं है। और ये आप भी कर सकते हो, मैंने किया है। जो बहुत लंबी साधना नहीं है, हर शिक्षक को कर सकते हैं, हर शिक्षक गुरु बन सकता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं दोस्तों को, हमारे मित्रों को कहता हूं, गूगल को मत पूछो, मुकुल को पूछो, क्योंकि यहां पचाया हुआ मिलेगा, वहां तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। या नॉलेज से भी आगे विजडम मिलेगा, अप्लाइड नॉलेज मिलेगा। ज्ञान को भी जब आचरण में लाया जाता है उसको धर्म कहते हैं। सत्य धर्माय दृष्टये, वो प्रार्थना की थी हमने। तब तेजस्वी बनते हैं, फेयर एंड लवली लगा करके नहीं बनते तेजस्वी। तेजस्विनो अधीतमस्तु, हमने बोला था, अधीत, नॉलेज गिव्स यू ग्लो। मेरा ये जो चेहरा चमक रहा है, किसी प्रसाधन से कुछ नहीं लगाता, मैं साबुन भी नहीं लगाता, रगड़ करके धोता हूं चेहरे को, सिर्फ पानी लगाता हूं, कुछ नहीं लगाता, लेकिन चमक रहा है कि नहीं? कोई प्रसाधन की जरूरत नहीं है। अधीतमस्तु है, इधर आग लगती है ना नॉलेज की, अंदर ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होती है तो आंखों में तेज आता है, चेहरे पर तेज आता है। तेजस्विनौ अधीतमस्तु, हमारा अधीत, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो हमको तेज प्रदान करे। करवा वही पराक्रमी बने, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कहने वाला छात्र बने, ऐसा कहने वाला शिक्षक बने। शिकायत करने वाला शिक्षक नहीं होता, शिकायत करने वाला गुरु नहीं होता। गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा, गुरु के विपरीत होता है लघु। जो शिकायत करता है, वन हु कंप्लेन्स, वन हु ब्लेम्स समबडी एल्स इज नॉट ए गुरु बट ए लघु। और लघु शंका किसको कहते हैं पता है ना आपको? आपको लघु बनना है कि गुरु बनना है? भारतीय वैज्ञानिकों को दूरबीन के आविष्कार से पहले पता था कि सूर्य की ग्रहमाला में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए उसको गुरु कहते हैं जुपिटर को, जो यूरोप को अभी 400 साल पहले पता चला। हमारे यहां सदियों से उसको गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है बड़ा। शिक्षक को हम गुरु कहते हैं क्योंकि वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तो उसका मन बड़ा होना चाहिए, उसके मन में विस्तार होना चाहिए। गुरु नेवर कंप्लेन्स, व्हाई? बिकॉज मदर नेवर कंप्लेन्स। मैं कल भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को बता रहा था, मना करेंगे लोग, आप 4 बार जाओगे मना करेंगे, फिर भी जाना है, पीछे पड़ के जाना है, क्योंकि अपने को काम करना है तो करना है। फिर मैंने उदाहरण दिया, जैसे बचपन में अपनी माँ ने हमको खाना खिलाया था, कटोरी लेकर के पीछे पीछे भागती थी, क्यों माता जी? बच्चा ना करे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, और माँ कंप्लेन नहीं करती। माँ जाकर के पिताजी को, ए देखो खा नहीं रहा है, नहीं बोलती। उस बच्चे को भी नहीं। मदर नेवर कंप्लेन्स, मदर नेवर रिजाइंस, शी नेवर रिजाइंस। उसने पीछे पढ़ पढ़ करके खिलाया हमको, हमने लाते मारी और उसने दूध पिलाया माँ ने, इसलिए आज इतने हट्टे कट्टे 100 किलो का आपके सामने बैठा हूं। गुरु को मां बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरु शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं चिकित्सक जैसा होना चाहिए। तो लोगों ने पूछा चिकित्सक यानी क्या? शरद ने पूछा, उनके शिष्य ने। तो शरद को स्वामी विवेकानंद ने कहा सच्चा चिकित्सक वो होता है कि जब पेशेंट, जब रोगी दवाई लेने से मना करता है तो उसको पटक के छाती पर बैठकर नाक दबा करके मुंह में दवाई डाले।
गुरु को इतना परसुएसिव बनना पड़ता है, इतना बड़े विशाल हृदय का बनना पड़ता है। ये भारतीयता है शिक्षा में। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि मेरा जीवन ही इसके लिए समर्पित है। मैं यही काम कर रहा हूँ पिछले 30 वर्षों से, 24 घंटे 365 दिन सतत। सपने भी इसी के आते हैं। सपने में भी भारतीय शिक्षा की बात सोचता हूँ, गुरुकुल की बात सोचता हूँ। 2018 में माँ सरस्वती ने मेरे मुख से भविष्यवाणी करवाई, 2005 में एक करवाई थी। आपने जो बताया वो जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 2005 में, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया? तो मैंने कहा क्योंकि एक दिन सारा विश्व योग करेगा। तो 2005 में मेरे ऊपर हंसे थे पत्रकार, दैनिक भास्कर के पत्रकार थे, मुझे आज भी याद है, इतनी हंसी उनकी रुक नहीं रही। 2005 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दुनिया योग करेगी। भारत में योग करने के लिए लोग आते नहीं थे। भारत में हमने जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया उसके ऊपर जबलपुर हाईकोर्ट में पिटीशन हुई थी, भारत में ही विरोध हो रहा था, और वो पत्रकार कह रहे दुनिया योग करेगी। मैंने कहा हाँ करेगी, एक दिन सारे दुनिया के देश योग करेंगे, लिख लो आप मेरे से, मैंने उसको कहा। तो उसने हंसते हंसते मेरे को पूछा कब तक हो जाएगा, और माँ सरस्वती ने मेरे मुख से बोला होगा, मैंने कहा 10 साल में हो जाएगा। ठीक 2015 में 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस में 193 देशों ने योग किया था। 2018 में 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2018 उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन किया था भारतीय शिक्षण मंडल ने। पूरे विश्व के 12 देशों से 4000 प्रतिनिधि गुरुकुल का गुणगान गाने के लिए आए थे। अंतिम दिन प्रश्नोत्तर चल रहा था, शंका समाधान मुक्त चर्चा। उसमें किसी ने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा हमारा लक्ष्य है विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा बने, केवल भारत की नहीं, विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा बने। तो फिर उस पिता ने प्रश्न पूछा, अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना चाह रहा था वो। उस पिता ने प्रश्न पूछा, भैया जी, उसने श्रद्धा से पूछा था, पत्रकार ने तो मजाक कर में उड़ाते हुए पूछा था। इस पिता ने तो श्रद्धा से पूछा, भैया जी कब तक हो जाएगा? और फिर मुझे पता नहीं क्या मन में आया, माँ सरस्वती के मुख से मेरे मुख से शब्द निकले, 15 साल में हो जाएगा। 2033 में विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा बनेगी। लिख लीजिए, आपके पास एक ही चॉइस है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। नहीं तो 2033 में जब दुनिया गुरुकुल की बात कर रही होगी तब आप अपने आप को याद करोगे, हाँ यार बताया तो था मुकुल जी ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा हो जाए तो उस भारत माता के विजय में, भारत माता के जगत गुरु होने का आनंद आप नहीं ले सकोगे। 2 टीमों के बीच में हॉकी का मैच हो रहा था, एक जीत गई एक हार गई। जीतने वाली टीम ने 5-5 गोल किए। जीतने के बाद कैसे डांस करते अपन ने देखा है, लेकिन जीतने वाले टीम का एक खिलाड़ी रोता हुआ बैठा था एक कोने में, मायूस। पत्रकार ने जाकर के पूछा, तेरी टीम जीत गई, 5-5 गोल किए, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा 4 क्वार्टर हुए, मेरी टीम ने 5 गोल किए दूसरी टीम पे, लेकिन पूरे 90 मिनट के खेल में मेरी हॉकी में एक बार भी गेंद नहीं लगी। इस जीत में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए जीत के बाद भी मुझे आनंद नहीं है। हॉकी का खेल चल रहा है, गोल लगाने का अवसर है। आप भी गुरुकुल शिक्षा पर रिसर्च कीजिए, आप भी भारतीय टेक्सोनॉमी डेवलप किए। ब्लूम्स की कब तक सिखाएंगे? तैतरीय उपनिषद की टेक्सोनॉमी पर चर्चा कीजिए, तैतरीय उपनिषद की पैडागॉजी पर चर्चा कीजिए, रिसर्च कीजिए, और गुरुकुल शिक्षा को विश्व की मानवता के कल्याण के लिए, विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। नहीं तो 2033 में जब भारत माता विश्वगुरु बन जाएगी तब आप रोते रहोगे, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया।